हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारी वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप निरंतर जो भी ये क्लासेस हैं उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, ये क्लासेस आपको टाइम टू टाइम डेली रूटीन में आपको मिलती रहेंगी। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। हम लोग कल के टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एवं ह्यूमन हेल्थ। और कल हमने इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। और कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जो विटामिन कुपोषण है उसके बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन कुपोषण पर। जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे किसमें? प्रोटीन कुपोषण। जी हाँ, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। देखिए, प्रोटीन कुपोषण के लिए बात करते हैं हम, तो प्रोटीन जो है वो भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है, मगर जब भोजन में इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण। और यदि बात करें तो प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता जो होती है ना, ठीक है जी, प्रोटीन अति आवश्यक होता है। किनके लिए अति आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? एक तो जो बालक होते हैं, बच्चों के लिए, ठीक है जी। किसके लिए? बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है जी, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और तीसरे पॉइंट पर बात करें तो जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है जी, या कह सकते हैं किशोर एवं किशोरी के लिए, ठीक है जी, किशोर एवं किशोरी के लिए, किशोर अवस्था में ये अति आवश्यक है। इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, किशोर और किशोरी के लिए, इनके लिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। और मेनली बात करें तो प्रोटीन कुपोषण के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों में हम दो चीज पढ़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि बच्चों में इसके कारण या इसकी कमी से जो रोग होता है, बच्चों में जो रोग होता है वो मूल रूप से होता है क्वासी और कोर। जी हाँ, ये रोग होता है क्वासी और कोर। जी, बच्चों में जो इसकी कमी से रोग होता है उस रोग का नाम होता है क्वासी और कोर। और एक रोग और होता है प्रोटीन कुपोषण के कारण जो रोग होते हैं उनमें एक रोग और होता है मैरेस्मस। जी हाँ, मैरेस्मस। ये दो रोग उत्पन्न होते हैं बच्चों में। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन के कमी के कारण या प्रोटीन कुपोषण के कारण। एक क्वासी और कोर रोग उत्पन्न होता है और दूसरा जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है मैरेस्मस। जी हाँ, जब प्रोटीन की कमी होने लगती है तो ये रोग उत्पन्न होते हैं। और इन रोगों में क्या होता है? देखिए, जब जो क्वासी और को रोग उत्पन्न होता है तो क्वासी और को रोग उत्पन्न होने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें होता क्या है? बच्चे का पेट जो होता है वो फूल जाता है। जी, क्वासी और को रोग के लक्षण, क्वासी और कोर रोग के लक्षण। देखिए, क्वासी और कोर रोग के लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो क्वासी और कोर में क्या होता है? बच्चे का जो पेट होता है ना, पहला पॉइंट इसमें यही होता है कि जो बच्चे का पेट होता है ना वो फूल जाता है। बच्चे का पेट फूल जाता है। सेकेंड पॉइंट पर यदि इसकी बात करते हैं, दूसरा जो होता है, जो बच्चा है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, या फिर ये कह सकते हैं स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा होने लगता है। यदि अगले पॉइंट पर बात करें तो भूख कम लगती है। ये मेन हमारे पास क्वासी और कोर रोग के लक्षण होते हैं, जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख जो होती है वो कम लगने लग जाती है। उसके अलावा बात करें तो त्वचा जो होती है वो पीली काली होने लग जाती है, शुष्क हो जाती है। और उसी के बाद यदि हम बात करते हैं तो त्वचा जो पीली काली होकर उस पर धब्बे हो जाते हैं और त्वचा जो होती है फटने लगती है। जी हाँ, क्वासी और कोर में ही होता है ये। क्या होता है? त्वचा जो होती है, त्वचा पीली काली होने लग जाती है, पीली
काली, ठीक है जी, धब्बेदार, और उसके बाद ये क्या होता है, फटने लगती है। जी हाँ, ठीक है जी। क्वासियोरकोर रोग में क्या होता है, क्वासियोरकोर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख जो होती है वो कम लगने लगती है, और त्वचा जो होती है वो पीली काली होने लगती है, धब्बेदार हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा जो होती है वो फटने लगती है। तो ये रोग हमारे पास क्या कहलाता है, ये रोग कहलाता है क्वासियोरकोर, जो किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाला एक रोग क्वासियोरकोर। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे रोग पर, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला जो दूसरा रोग है फ्रेंड्स, वो होता है हमारे पास मैरस्मस रोग। जी हाँ, कौन सा, मैरस्मस। तो मैरस्मस के लक्षणों की बात करेंगे। मैरस्मस के लक्षण, देखिए मैरस्मस के लक्षणों के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो मैरस्मस के लक्षणों में हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट ये सुनिएगा। देखिए मैरस्मस के जब लक्षणों के तथ्य में बात करते हैं, तो मैरस्मस में क्या होता है, इस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो त्वचा होती है वो सूखने लगती है, व्यक्ति का शरीर जो होता है वो पिचकने लगता है, या ये कह सकते हैं संकुचित होने लगता है। आंखें जो होती हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की ओर धंसने लगती हैं। आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंसने लगती हैं। आंखें कांतिहीन होती हैं, अंदर की ओर धंसने लगती हैं, व्यक्ति का शरीर जो होता है वो सूख जाता है, इसीलिए इस रोग को क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। इसी रोग को क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। तो ये दो रोग हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर और मैरस्मस रोग होता है। क्वासियोरकोर की कमी के, क्वासियोरकोर रोग होने पर जो बच्चा होता है उसका पेट फूल जाता है, त्वचा काली, पीली और धब्बेदार होकर फटने लगती है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है। ये सब होता है किसमें, क्वासियोरकोर में। मगर जब मैरस्मस की बात करते हैं तो आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती है, ठीक है जी, व्यक्ति का शरीर सूखने लगता है, दुर्बल हो जाता है व्यक्ति जो होता है। और इसी के पॉइंट पर यदि बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैरस्मस रोग होने का मुख्य कारण क्या है, प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन की कमी के कारण ही क्वासियोरकोर और मैरस्मस होता है। मगर जब प्रोटीन के साथ एनर्जी भी नहीं मिलती तब जाकर मैरस्मस रोग होता है। पॉइंट ये याद रखेगा, जब प्रोटीन के साथ एनर्जी की भी कमी आ जाती है तब जाकर कौन सा रोग होता है, तब होता है हमारे पास मैरस्मस। प्रोटीन की कमी से दो रोग, एक क्वासियोरकोर और एक मैरस्मस। इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहां हमने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, कल की क्लास में हमने विटामिन कुपोषण पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और अगला जो हमारे पास बिंदु है वहां हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। मिनरल्स मेल न्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण। देखो, खनिज कुपोषण के संदर्भ में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर खनिजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। खनिज, लवण, ये एक साथ मिक्सचर के रूप में काम करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए काम करते हैं, हमारी बॉडी में उपापचय क्रियाओं के लिए काम करते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में भी उपस्थित होते हैं, इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग सब जानते हैं, जैसे हम लोग बात करें हमारे ब्लड के अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल है, अब देखिए खनिज में हमारे पास क्या होते हैं, मेनली एलिमेंट होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं, धातुएं ज्यादा होंगी इसमें। देखिए बात करते हैं खनिज में, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, लौह तत्व। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें होता है लौह तत्व।
ठीक है जी। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व आयरन होता है, और जब लौह तत्व की कमी हो जाती है ना, तो इस कमी के कारण होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, या यही कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि लौह तत्व की कमी का सीधा सीधा मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी होना। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जैसे आयोडीन आपने सुना है, आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो उसकी कमी के कारण गोइटर या घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गलगंड रोग के नाम से जानते हैं। गोइटर या घेंगा, गले में छोटी छोटी गांठें जो होती हैं वो एकत्रित हो जाती हैं, गोइटर या घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया खनिज कुपोषण, आयोडीन की कमी से, रक्त में हीमोग्लोबिन में लौह की मात्रा होती है, लौह तत्व जो होता है उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। अब देखिए इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। आप सुनिएगा, कैल्शियम के लिए बात करें तो यहीं से कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जी हाँ, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डी कमजोर। विटामिन डी के साथ यदि ये नहीं मिलकर ये अगर क्रिया नहीं करता है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए कि खनिज कुपोषण के कारण एक रक्त है जिसमें हीमोग्लोबिन में जो लौह तत्व है उसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया को आंत्र कोशिका अरक्तता के नाम से भी जानते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है जी, जिसे थायराइड, देखिए आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाएगा, और इसका होने का मुख्य कारण क्या होगा, जो थायराइड ग्रंथि है वो कार्य करना कम कर देगी, या फिर उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। उसके अतिरिक्त यदि बात करते हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब हम कुछ जो मेन खनिज है हमारी बॉडी के अंदर उनकी बात करेंगे, उनके स्रोत और उनके जो प्रमुख कार्य होते हैं उन सब की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ से खनिजों की जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। जैसे सोडियम खनिज की बात करें तो देखो सोडियम के स्रोत क्या क्या हैं। सोडियम खनिज सोर्सेस क्या क्या है, सोडियम मिलता कहां कहां से है। देखो सोडियम के यदि हम सोर्सेस की बात करें, सोडियम के जो हमारे पास स्रोत होंगे उनकी बात करें तो सोडियम हमें कहां से मिलेगा, सोडियम एक तो हमें मिलेगा सामान्य या साधारण नमक जो है वहां से। ठीक है जी, साधारण नमक से। खारे जल से प्राप्त हो जाएगा। मछली के अंदर भी सोडियम की मात्रा उपस्थित होती है। ये तो हो जाते हैं इसके जो हमारे पास है स्रोत। क्या क्या हो गए इसके स्रोत हमारे पास, जे साधारण नमक हो गया, खारा जल हो गया, मछली हो गया। उसके अलावा बात करें तो जो मांस होते हैं और अंडा होता है, ठीक है जी, मछली के द्वारा भी या अन्य जैसे मुर्गी वगैरह का मांस जो है और अंडे जो हैं उनके द्वारा भी हमें जो सोडियम है वो प्राप्त हो जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम कार्य क्या करता है ये सुनिएगा। सोडियम के कार्य क्या है ये सुनो। देखो सोडियम के कार्यों के तथ्य में बात करें तो सबसे पहली बात, तंत्रिकीय आवेगों का संचरण करता है। तंत्रिकीय आवेगों का संचरण। और दूसरी बात करें तो बॉडी के अंदर विद्युत अपघटन को बनाता है। जी हाँ, शरीर में विद्युत अपघटन क्षमता बनाना, विद्युत अपघटन क्षमता, विद्युत अपघटन क्षमता, वो भी बॉडी के अंदर मानव शरीर में विद्युत अपघटन क्षमता का निर्माण करना, ये कार्य करता है सोडियम खनिज। साधारण नमक से, खारे पानी के जल से या खारे पानी से, ठीक है जी। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो मछली से, मांस से, अंडों से,
इनसे ये प्राप्त होता है और इसका कार्य होता है तंत्रिकीय आवेगों को संचरित करना, उसके अलावा शरीर का विद्युत अपघटन जो है उसको संतुलित करना। यदि हम बात करें, इसी के द्वारा मांसपेशीय संकुचन भी किया जाता है। मांसपेशियों का संकुचन जो होता है वो कार्य भी इसी के द्वारा ही किया जाता है। मांसपेशियों का संकुचन, ये कार्य भी इसी के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अगले खनिज को, और अगला खनिज है हमारे पास पोटेशियम खनिज। जी हाँ, अगला खनिज है हमारे पास पोटेशियम खनिज। अब एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, सोडियम और पोटेशियम खनिज के बीच में कॉमन चीज क्या है ये सुनिएगा। देखिए, इसके स्रोत के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, स्रोत के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कार्य को बता देता हूं, सोडियम और पोटेशियम के कार्य हमारी बॉडी के अंदर समान होते हैं, ठीक है जी। जो तंत्रिकीय आवेगों का संचरण करना है, मांसपेशियों का संकुचन करना है, विद्युत अपघटन की जो क्षमता है शरीर के अंदर उसका निर्माण करना है, ये कार्य पोटेशियम भी करता है। और मोस्ट और इजी वे में बात करें तो जो पोटेशियम है उसके स्रोत क्या है? पोटेशियम के स्रोत होते हैं सभी खाद्य पदार्थ। जी हाँ, सभी खाद्य पदार्थ या सभी खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं वो क्या है? पोटेशियम के स्रोत हैं। मैक्सिमम जितने भी हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं सभी में पोटेशियम अवेलेबल होता है, और पोटेशियम जो होता है उनसे जो तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है, विद्युत अपघटन क्षमता का बॉडी में निर्माण होता है, मांसपेशियों का संकुचन होता है, ठीक है जी। मांसपेशियों हमारा जो खनिज है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम में हम स्रोत पढ़ रहे हैं इसके, तो देखिए इसका स्रोत है दूध, ठीक है जी, अंडे और हरी सब्जियां। जी हाँ, ये है इसके स्रोत। दूध, अंडे और हरी सब्जियां जो है वो होते हैं कैल्शियम के स्रोत। और इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि कैल्शियम जो है उसके कार्य क्या होते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है? विटामिन डी के साथ मिलकर, किसके साथ? विटामिन डी के साथ मिल जाता है, और विटामिन डी के साथ मिलकर ये क्या करता है ये सुनिएगा। जब ये विटामिन डी के साथ होता है तो जो दांत होते हैं और जो हड्डियां होती हैं उन्हें मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, ठीक है जी। विटामिन डी के साथ मिलकर ये क्या करता है? कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये होता है हमारा अगला खनिज जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। इसका प्रतीक Ca होता है अगर तत्वों के रूप में बात करते हैं तो। इसके बाद हम अगले खनिज की ओर बात करेंगे। हमारा अगला जो खनिज है वो होता है फास्फोरस। अब हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस के बारे में और उसके स्रोत और उसके जो कार्य हैं उन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारा चौथा खनिज फास्फोरस। फास्फोरस, देखिए फास्फोरस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फास्फोरस किन किन चीजों से प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो स्रोत में हमारे पास इसका जो स्रोत है वो होता है अंडा, हरी सब्जी, ठीक है जी। जो सजीव हैं उनमें जो वृक्क और यकृत पाए जाते हैं ये इनके हमारे पास मुख्य स्रोत है। इसके अलावा बाजरा और रागी जो होते हैं वो भी हमारे पास फास्फोरस के स्रोत होते हैं। और फास्फोरस का भी वही कार्य होता है जो कार्य कैल्शियम करता है। जी हाँ, ये क्या करता है? विटामिन डी के साथ मिलकर दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। जी, विटामिन डी के साथ मिलकर दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये है आपके पास फास्फोरस। फास्फोरस के जो स्रोत है उसमें आपके पास अंडा है, हरी सब्जियां हैं, उसके अलावा यकृत है, वृक्क है, बाजरा, रागी, ये सभी इसके स्रोत होते हैं। और जो इसके कार्य है तो ये विटामिन डी के साथ मिलता है और विटामिन डी के साथ मिलकर ये क्या करेगा? जी हाँ, जो दांत और हड्डियां हैं उन्हें मजबूती प्रदान करेगा। इसके बाद हमारा अगला जो खनिज है वो है हमारे पास लौह तत्व।
लौह तत्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लौह तत्व जो होता है ये मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जी हाँ, रक्त परिसंचरण में सहायता करता है। और अगला जो खनिज है वो है आयोडीन का खनिज। और आयोडीन का जो खनिज होता है उसके तथ्य में बात करें तो आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को ये कह सकते हैं सैचुरेटेड करने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण का कार्य करता है आयोडीन। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, जिसकी कारण गले में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये 6 खनिज है जिनके बारे में हमने मूल रूप से पढ़ा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं किन किन खनिजों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा सोडियम खनिज। सोडियम के बाद हमने पढ़ा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हमने पढ़ा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हमने पढ़ा फास्फोरस। फास्फोरस के बाद हमने डिस्कस किया है लौह तत्व आयरन को। और आयरन के बाद यदि हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, हमने लास्ट में डिस्कस किया आयोडीन को। तो ये 6 खनिज तत्व हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही आवश्यक है। ये 6 खनिज तत्व हमें डिफरेंट वेज से, डिफरेंट माध्यम से हम इन्हें लेते हैं भोजन में। और इनके अलग अलग स्रोत हैं, सभी के स्रोत की हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, फास्फोरस के, आयरन के, आयोडीन के, इन सब के स्रोत जो हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास खनिज है। इसके बाद अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला जो बिंदु है वो है मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड। और मानव स्वास्थ्य में जो जल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे जल के बारे में। जल, देखिए भाई, इसे प्यार से कहते हैं वाटर, है ना। कुछ चीजें नॉर्मल सी बता देता हूं, जैसे आपको ये तो सब जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है जी, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है H2O। और दूसरी चीज एक बता देता हूं इसके बारे में कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो ना तो जल है, ठीक है जी, और ना ही वाटर है। जल जो है वो हिंदी में नेम है इसका, और वाटर जो है वो इंग्लिश नेम है, जबकि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एक्वा। जी हाँ, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एक्वा। जल के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। एक सीधी सीधी बात, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, मगर इसमें से जो शेष भाग है उसका 2.5% ही मानव के उपयोग का है। तो इसलिए हम जानते हैं जल एक समाप्य संसाधन है। जल के बारे में आपने बहुत सारे तथ्य सुने होंगे, जैसे जल है तो कल है ना जी। जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें, आपने ये सुना होगा जल ही जीवन है। यदि हम इन बातों को कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। और इसमें पॉइंट भी है हमारे पास कि जल हमारे लिए है ही इतना महत्वपूर्ण। जल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्रियान्वयन का कार्य जल के द्वारा ही किया जाता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनका क्रियान्वयन जल ही करता है। और एक पॉइंट और यहाँ पर ये याद रखेगा, जल जो होता है यदि उसकी नियमित मात्रा या आवश्यक मात्रा शरीर में आती रहती है तो शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है वो उपस्थित नहीं होते, दूषित पदार्थ उपस्थित नहीं होते, वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि जल जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो फाइबर्स को जनरेट करता है, और फाइबर्स की वजह से WBC जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है वो जनरेट होती है। तो जल के द्वारा ही हम ये कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी बढ़ती है। तो जल के बारे में छोटी सी बात ये, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो पीने योग्य जल है उसके गुण कैसे होने चाहिए, या उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि पीने योग्य जो जल होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइटल है पीने योग्य जल के गुण।
देखिए भाई, अगर हम यहाँ से डिस्कस करें हम कि पीने योग्य जल के गुण क्या क्या हैं, या पीने योग्य जल जो है वो किस प्रकार से हमारे पास होना चाहिए, तो सबसे पहली बात, जो भी पीने योग्य जल है ना हमारे पास, उसमें पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें या इस जल में कोई कण दिखाई न दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटे मोटे कण जो होते हैं वो दिखाई नहीं देने चाहिए, मतलब अनुपस्थित होने चाहिए। दूसरा, कोई हानिकारक जीवाणु या विषाणु नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह सकते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो। इसके यदि नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, अगले यदि बिंदु पर बात करें, तो ये होना चाहिए कि जल की जो पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो जल की जो ऑक्सीजनित मात्रा है, या ये कह सकते हैं कि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो संतुलित होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं पर्याप्त होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ मूल गुण हैं। इनमें से जल में कोई भी कण दिखाई न दे, जैसे सूक्ष्म जो हमारे पास कण होते हैं, छोटे मोटे कण जो होते हैं, धूल मिट्टी के कण या अन्य किसी प्रकार के घास के कण, इस तरीके के। दूसरा, हानिकारक सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होने चाहिए। जल की पीएच जो है वो संतुलित होनी चाहिए, और जल जो है वो कैसा हमारे पास होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब पॉइंट ये है कि दिन में कितने जल का सेवन करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य कार्यशैली के अनुसार दिन में 6 से और 8 ग्लास, और श्रमिक वर्ग को 8 से 10 ग्लास जो जल है उसका एक दिन में सेवन करना चाहिए। और जल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि हमने इसके बारे में भी आपको बताया कि यदि हम जल का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये हानिकारक पदार्थों को भी बॉडी से डिस्कार्ड करने में सहायता करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास जल है। अब बात ये करते हैं कि यदि जल प्रदूषित हो गया तो उससे किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे किस तरीके की समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो प्रदूषित जल जो है उससे उत्पन्न रोग या जल प्रदूषण के लिए हम बात करते हैं, तो देखो, जल के प्रदूषण होने के अनेक कारण हैं। प्रदूषित जल के प्रभाव, देखिए, प्रदूषित जल के तथ्य में यदि हम बात करते हैं, जल यदि प्रदूषित हो जाता है तो जल के प्रदूषित होने के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कंपनियों से निकलने वाला जो वेस्टेज है उसके द्वारा, हमारे द्वारा किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं, वो कूड़े करकट को जब जल में मिला दिया जाता है, बांध बनाने पर जो जल प्रदूषण होता है रोके हुए जल में। ठीक है जी। तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, मगर जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ये विपरीत प्रभाव बहुत ही विकट होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, जब जल प्रदूषित होता है तो उसके अंदर जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रदूषित जल में ना सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और जब ये सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना तो ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। प्रोटोजोआ, कृमि, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखो, यहां से हमारे पास पॉइंट क्या है, जो प्रदूषित जल के विपरीत प्रभाव होते हैं, और प्रदूषित जल में क्या होता है, विषाणु, जीवाणु, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनसे अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो है वो बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं, वायरल इंफेक्शंस हो जाते हैं। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं कि प्रदूषित जल जो है उसके विपरीत प्रभाव जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, सूक्ष्म जीव, इनकी वजह से जो वायरल इंफेक्शंस हो जाते हैं, और इन वायरल इंफेक्शंस की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं।
ठीक है जी। हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, मोतीजीरा, ये सारी चीजें। हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, ठीक है जी, ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, याद रखिएगा, अभी कह देता हूं हैशटैग इंपॉर्टेंट। जी हाँ, हैशटैग इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी समय राजस्थान में एक बीमारी, एक समस्या थी जिसे कहा जाता था बाला एवं नारू रोग। जी हाँ, क्या कहा जाता था, बाला एवं नारू। जी हाँ, जब हम बात करते हैं बाला एवं नारू रोग की तो क्वेश्चन ये बनता है कि बाला एवं नारू रोग का रोग जनक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका रोग जनक जो है वो एक मादा कृमि है। जी हाँ, इसका जो रोग जनक है वो एक मादा कृमि है, और इस मादा कृमि का नाम जो है वो होता है ड्रैकेनेकुलस मेडिनिसेस। जी हाँ, इसका नाम क्या है, ड्रैकेनेकुलस मेडिनिसेस। इस पर प्रश्न यही बनता है। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है क्या, बाल एवं नारू रोग का रोग जनक कौन है, मादा कृमि है। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इस मादा कृमि का नाम है ड्रैकेनेकुलस मेडिनिसेस। बिल्कुल जल के ही रंग की होती है, ये जल की सतह पर अंडे देती है। जब ये अंडे मानव शरीर के अंदर जाते हैं तो पोषित होते हैं, पोषित होने के बाद कृमियों का निर्माण होता है जो आंतों को खाने का काम करते हैं, और अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न होते हैं जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य जो होता है वो खराब हो जाता है, इवन मृत्यु तक हो सकती है। जी हाँ, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एक पॉइंट और बताता हूं इसके बारे में, किसी समय ये राजस्थान की समस्या हुआ करती थी, वर्ष 2000 के पश्चात इसका कोई भी कह सकते हैं पीड़ित या ग्रसित व्यक्ति नहीं मिला है। राजस्थान सरकार के जो इसको उन्मूलन के, रोकथाम के जो प्रयास है वो सफल रहे हैं, किंतु ऐसी समस्याएं या ऐसी विकट समस्याएं नहीं हो उसके लिए जल को उबाल कर, छान कर, ठंडा करके पीना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा, नदियां हैं, तालाब हैं या अन्य कोई स्रोत है, वहां पर जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वहां जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए, जैसे बर्तन नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नदियों के या तालाब के आसपास ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम नॉर्मल सी बात ये कह सकते हैं कि यदि स्वच्छ जल है तो ही स्वस्थ कल है। तो ये भी एक हमारे पास स्लोगन टाइप हो जाता है जिसका हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, बाला एवं नारू रोग के रोग जनक का नाम जो है वो होता है ड्रैकेनेकुलस मेडिनिसेस। ये था हमारे पास जल का टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर स्टूडेंट, और अगला पॉइंट है हमारा मोटापा। जी हाँ, मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा, ओबेसिटी जो है हमारे पास, अंग्रेजी में इसे या हम कह सकते हैं कि प्यार से इसे ओबेसिटी कहा जाता है। हमारे पास टाइटल है मोटापा। देखो, मोटापा होता क्या है, मोटापा ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं और वो भोजन जो है वो शरीर में वसा के रूप में संचित होने लगता है, और उस वसा का विपरीत प्रभाव जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ने लगता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, मोटापा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब पॉइंट हमारे पास ये है कि मोटापा या ओबेसिटी के तथ्य में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो वसा है वो शरीर में एकत्रित होने लगती है। ठीक है जी, मतलब वसा शरीर में एकत्रित होने लगती है, वसा शरीर में एकत्रित होने लगती है, और इस एकत्रित वसा का कैसा विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, हार्मफुल इफेक्ट होता है। इस स्थिति को कहा जाता है मोटापा, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी हम किस बेस पर कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ, इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास
इंडेक्स, जिसे हम कह सकते हैं शरीर भार सूचकांक। देखिए शरीर भार सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो बॉडी मास इंडेक्स, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि बीएमआई का पूरा नाम जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। और यहां पर यदि हम बात करें बीएमआई में, तो यदि किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं, देखिए यदि यहां पर बात करते हैं बीएमआई की, तो हम इसको रेज करते हैं, बीएमआई के तथ्य में बात करेंगे। देखिए बीएमआई के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि बीएमआई के बेसिस पर हम किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई जो है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है तो वो व्यक्ति पतला होता है, ठीक है जी। यदि किसी का 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट यह याद रखिएगा, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम, तो ये स्थिति मोटापे से पूर्व की स्थिति है, मतलब वो व्यक्ति मोटा नहीं है। किंतु जैसे ही हम ये कहते हैं कि जो उसकी बीएमआई है वो 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाए तो वो व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार है। जी हाँ, जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है, वो व्यक्ति जो है वो मोटा कहलाएगा। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि मोटा होने के या मोटापे के बहुत सारे कारण हैं। क्या? पहली चीज, जिस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रहे। दूसरा, जो डेली रूटीन है वो खराब है, मतलब दैनिक दिनचर्या जो है वो खराब है। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम बात करते हैं तो शरीर के अंदर वसा संचित हो रही है, इसका मतलब जो आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, जो वसा ग्रहण कर रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, नियमित व्यायाम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो भोजन है वो सीमित मात्रा में नहीं कर रहे, असीमित मात्रा में कर रहे हैं। तो ये मुख्य कारण होते हैं मोटापा उत्पन्न होने के। और यहां से एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि यदि मोटापा उत्पन्न हो जाता है तो ये ना एक शारीरिक विकृति है अपितु इसके हानिकारक प्रभाव भी है, जैसे हृदयाघात। जी हाँ, जैसे हृदयाघात, ठीक है जी। यदि हम हृदयाघात की बात करें तो हार्ट अटैक जो है वो उत्पन्न हो सकता है इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि जब मोटा व्यक्ति होगा वो जब ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड से संपर्क में आएगा या फिर हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन क्रिया होगी तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण सही नहीं होगा, हृदय तक उचित मात्रा में रक्त नहीं पहुंचेगा, हृदय की धड़कन कम या अधिक हो जाएगी जिसकी वजह से हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक आ सकता है। और फिर हार्ट अटैक पर तो आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है जी। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो और भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, रक्तचाप संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो मोटापे की स्थिति किस समय होगी? जब बीएमआई जो होगा, बॉडी मास इंडेक्स जो होगा वो 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक होगा तो वो होगा मोटापा। यदि 25 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम है तो वो मोटापे, मतलब वो व्यक्ति पतला है। 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है, यहाँ अधिक है, ठीक है जी। 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक है और 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो ये मोटापे से पूर्व की स्थिति है। और जैसे ही इट हैज क्रॉस 30 केजी पर मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपके पास मोटापा। जी हाँ, जो बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, ठीक है जी। इसके बाद के टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो ये
अभी दौरान या ये समय जो चल रहा है उसमें आपका बेनिफिट हो, औरों का भी बेनिफिट हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।